मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हमारा जो लेसन चल रहा है वो है एटॉमिक थ्योरी, और एटॉमिक थ्योरी में आज हम पढ़ेंगे लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोजन का लीनियर स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, जब इसके अंदर कोई इसको एनर्जी दी जाती है या इसको जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है अपने एटम्स में टूटता है। अब जो ये हाइड्रोजन एटम है, इनमें से जब रेडिएशंस निकलती है या एनर्जी जो है वो वेव्स के रूप में निकलती है, तो उनकी वजह से हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें बहुत सारी लाइंस ऑब्टेन होती हैं, लाइंस बनती हैं, और उसी स्पेक्ट्रम को ही हम क्या कहते हैं, लीनियर स्पेक्ट्रम कहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास की जाती है तो ये टूटता है अपने एटम में, और एटम में जब टूटता है तो इससे हाइड्रोजन परमाणु जो है हाई एनर्जी वाले ऑब्टेन होते हैं, जिनमें जो एनर्जी है वो रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है, और उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लीनियर स्पेक्ट्रम बनता है। जो लाइनें बनती हैं इस स्पेक्ट्रम में, उन स्पेक्ट्रम की लाइंस को हम लोग एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि उस फॉर्मूले में अलग अलग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वो लाइनों की उन लाइंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए या उनको डिस्कवर किया, तो नाम अलग अलग हैं सबके। सीरीज बनती है, सीरीज के नाम अलग अलग हैं। जो फॉर्मूला है इनको स्पेक्ट्रम लाइन को कैलकुलेट करने का, तो वो होगा न्यू बार इज इक्वल टू, यहाँ पर न्यू बार जो है फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर 109,677 ब्रैकेट 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n2, ये यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है, और n1 और n2 का यहाँ पर अपने को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। यूनिट जो है इसकी सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी। ये यहाँ पर अपने को एक फॉर्मूला मिलता है जिससे कि हम इन लाइंस को या फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आप जानते ही हैं, 1 सेकंड के अंदर पास होने वाली जो लाइंस हैं उनके नंबर्स को कहा जाता है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बनता है। ये इस फॉर्मूले से जो लाइंस ऑब्टेन होंगी या जो लाइन की सीरीज ऑब्टेन होगी उसको हम बामर सीरीज कहते हैं। बामर सीरीज, ठीक, बामर सीरीज। एक्चुअल में बामर जो है वो साइंटिस्ट का नाम था, और इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक सिंगल लाइन के लिए ये फॉर्मूला दिया था। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया, जोहान्स रिडबर्ग। जोहान्स रिडबर्ग जो था उसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और एक्सपेंड किया, और उसने ये कहा कि भाई हाइड्रोजन के अलग अलग लाइनों के लिए, अलग अलग स्पेक्ट्रम के लिए, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सारी सीरीज के लिए इन स्पेक्ट्रम लाइन को शो ऑफ किया जा सकता है, और वो स्पेक्ट्रम लाइंस जो हैं उनको फिर अलग अलग सीरीज में शो किया जाता है। वो सीरीज के मैं आपको भी नाम बताऊंगा। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग n1 जो है उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है, लेकिन n2 की वैल्यू जो है वो हमेशा ही ये होगी n1 + 1, यानी कि n1 अगर 1 है तो n2 हमेशा पर क्या होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, मोस्टली अपन 2 मान के चलते हैं, 2 होगा। n1 + 2 हो सकता है, n1 + 3 हो सकता है, डैश डैश डैश। तो n2 की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, यानी कि n1 से हमेशा ज्यादा आएगी, अपन ऐसे कह सकते हैं। क्लियर है भाई ये वाली बात? तो ये अपने फार्मूला है जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से मिलने वाली जो लीनियर सीरीज हैं उन सीरीज को कैलकुलेट करता है। फिर देखिए, अब इन सीरीज के नाम क्या क्या हो सकते हैं, ये सीरीज के नाम क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए। यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। सीरीज का नाम यहाँ लिख देंगे, और यहाँ लिख देते हैं n1 की वैल्यू, यहाँ n2 की वैल्यू लिख देते हैं, और
स्पेक्ट्रम रीजन लिख देते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर क्या क्या जो है वो डाटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से ये जो है सीरीज जो है हमें ऑब्टेन होती है। सबसे पहली सीरीज जो है लाइमन सीरीज होती है, जिसमें n1 जो है वो 1 होता है। n1 n2 n3 n4 n5 क्या चीज है, अभी मैं आपको एक डायग्राम से ये शो करूंगा सारा कुछ। जस्ट उससे पहले हम लोग इनके नाम पढ़ लेते हैं कि नाम क्या क्या है। सबसे पहले लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज में n1 1 यानी कि एनर्जी लेवल जो है सबसे पहला एनर्जी लेवल होता है यहाँ पर। n2 जो है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि n2 का जो वैल्यू होगी वो n1 + 1 n1 + 2 n1 + 3 4 5 6 ऐसे हो सकती है। तो ये स्पेक्ट्रम रीजन जो है इसका यूवी लाइट में स्पेक्ट्रम रीजन बनता है। फिर दूसरी सीरीज आ जाती है बामर सीरीज। बामर सीरीज में n1 2 होगा हमेशा, n2 जो है 3 4 5 6 7 8 हो सकता है कुछ भी, और स्पेक्ट्रम रीजन जो है इसका विजिबल रीजन के अंदर बामर सीरीज जो है वो बनती है। ये सीरीज जो है एक्चुअल में है क्या, स्पेक्ट्रम लाइन की एक सीरीज है। अभी हम उसको बनाएंगे। हाइड्रोजन की जो जब स्पेक्ट्रम बनता है तो पहले तो ये लिखा गया था कि इसमें लाइंस ऑब्टेन होती हैं। अभी हमने फार्मूला जो लिखा था, लेकिन वो लाइंस जो है वास्तव में खुद ही बहुत सारी लाइनों का ग्रुप होती हैं। जैसे एक सिंगल लाइन जो ऑब्टेन होती है स्पेक्ट्रम के अंदर, वो सिंगल लाइन खुद बहुत सारी लाइनों का ग्रुप होती है। ठीक है, तो उस ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, सीरीज बोल रहे हैं, और वो सीरीज ये है। ठीक, थर्ड नंबर पे आता है पास्टन। पास्टन सीरीज जो है उसमें n1 3 होगा, n2 4 5 6 होगा, और ये इंफ्रारेड रीजन में शो होता है। फिर उसके बाद में ब्रैकेट में 4 आएगा, 5 6 7 IR रीजन में या इंफ्रारेड रीजन में ही होगा। और फिर फंड सीरीज आती है जिसमें n1 5 होगा और n2 6 7 8 होगा, और स्पेक्ट्रम रीजन जो है उसका IR होगा। फंड के बाद में फिर हम्फ्री सीरीज आती है। हम्फ्री में n1 6 होगा, n2 जो है वो 7 8 9 होगा, और स्पेक्ट्रम रीजन जो है वो IR रीजन होगा। तो ये आपको सीरीज के ना नाम याद रखने हैं, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। तो ये सीरीज है। ठीक है, अब इस बात को मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा कि वास्तव में n1 n2 ये n3 n4 n5 n6 n7 n8 हैं क्या वास्तव में। तो उनको हम एक डायग्राम से देखते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। तो देखिए डायग्राम जब हम इसका बनाएंगे तो मैं यहां पर कुछ एनर्जी लेवल यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए वो एनर्जी लेवल क्या है। तो यहां पर हम एक सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है वो यहां बना लेते हैं। ये एनर्जी लेवल बना दिया। ये है n1 1। ठीक है, या मैं सीधा n 1 लिख सकता हूं, और या फिर मैंने या तो n 1 लिख देते हैं, और या सीधा फिर इसको n1 ही लिख देते हैं हमने n1। ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहां बनेगा n2। फिर थोड़ी सी ये डिस्टेंस जो है जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे डिस्टेंस कम होती जाएगी। तो यहां हमने बना दिया n3, फिर n4, उसके बाद में n5, फिर बना लेते हैं n6। चलो इतने बहुत है। ठीक है, तो अब n1 जो ये है, तो इसमें देखो क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के जब हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, जैसे ये लो एनर्जी लेवल है, इस लो एनर्जी लेवल से ये हायर एनर्जी लेवल है, इनमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो जब वो वापस आएंगे तो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, और वो एनर्जी ही हमें इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन मिलती है, और उन रेडिएशन से ही स्पेक्ट्रम बनता है। तो देखिए वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से वापस आएंगे इसके अंदर, यानी कि n2 से आ सकता है n1 में, n3 से आ सकता है, n4 से आ सकता है,
N5 से N6 से। अब ये N6 N7 8 9 10 ऐसे सो एंड सो चलते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहां पर एक ग्रुप बन गया यहां पर लाइंस का। ये लाइन ही वास्तव में स्पेक्ट्रम में एक सिंगल लाइन में दिखती है, जबकि होती क्या है आप खुद देख रहे हैं कि एक सीरीज है पूरी लाइन की। इस पूरी लाइन को ही हम, इस सीरीज को ही हम कौन सी सीरीज कहते हैं? लाइमन सीरीज कहते हैं, लाइमन सीरीज। बात क्लियर हुई? उसमें देखो मैंने लाइमन सीरीज में n1 1 लिखा था, मतलब n1 जो था वो 1 था, तो ये देखो 1 है ना सारा, ये एक नंबर है। इस एक नंबर में 2 3 4 5 6 7 से लाइनें आती हैं। अब देखो दूसरी, अब क्या हुआ कि n 2 हो गया है, यानी कि n2 हो गया है, तो इसमें इस प्रकार से ये लाइनें आ सकती हैं। लाइनें क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आते हैं ऊपर से, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये कौन सी सीरीज हो जाएगी? बामर सीरीज हो जाएगी, ठीक। 3 में देखो ऐसे, सॉरी, और ये हो जाएगा। तो लाइमन और बाबर के बाद में कौन सी हो जाएगी? पास्टन, पास्टन हो जाएगी। फिर n 4 ये हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी? ब्रैकेट हो जाएगी, ब्रैकेट सीरीज हो जाएगी। ये सब साइंटिस्ट के नाम है, लाइमन, बामर, ब्रैकेट। और फिर हम इसमें आगे यहां से अगर आते हैं तो ये कौन सी हो जाएगी? फर्ड सीरीज हो जाएगी, ठीक है। आप सोच रहे हो यहाँ एक ही लाइन है, एक नहीं है, ऊपर से फिर और आ जाएंगी यहाँ पर, तो ऐसे करके ये लाइनें बनती जाएंगी। तो ये देखिए ये लाइनों की सीरीज ऑब्टेन हो रही है। इस सीरीज को ही हम क्या कह देते हैं कि ये सीरीज जो है वो अलग अलग नामों से एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फर्ड, हम्फ्री, डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज। क्लियर हुई बात? तो ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो लीनियर स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, उसमें जो लाइंस बनती हैं वो लाइंस वास्तव में एक बहुत सारी लाइनों का ग्रुप होती हैं, सीरीज होती हैं, और उन सीरीज को क्या कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। क्लियर है? इसके बाद में हम बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एटम के बोहर मॉडल के बारे में। हाइड्रोजन एटम का बोहर मॉडल क्या होता है? तो देखिए बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा। ये वाला जो मॉडल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा नहीं कह रहा, एग्जाम में तो क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर आपको एटॉमिक थ्योरी में कंसेप्ट बनाना है अपना कि एटम होते कैसे हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करते हैं, तो ये जो मॉडल है ये एटॉमिक थ्योरी का सबसे बेसिक मॉडल अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से आपने समझना है। आज हम इसकी थ्योरी को स्टडी कर लेते हैं। जो इसका फर्स्ट पॉइंट था बोहर मॉडल का, तो बोहर, नील्स बोहर जो थे, उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ होते हैं भाई, और उन सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन जो है गोल गोल ऐसे चक्कर काटते रहते हैं। मींस अपन ऐसे कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ पर चक्कर काटेगा। बात क्लियर हुई? अब जो ये सर्कुलर पाथ हैं इनको क्या कहा जाता है, ये नाम आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। तो जो सर्कुलर पाथ हैं इनको हम ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, ठीक। ऑर्बिट के अलावा हम इसको एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल। और इसके अलावा इसको हम शेल भी कहते हैं, शेल। क्लियर? तो ये सारे के सारे एनर्जी लेवल हैं डिफरेंट डिफरेंट। और एनर्जी लेवल के अलावा हम इनको ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। ये 2D हैं सारे के सारे, ठीक है, 2D, 2 डायमेंशनल है। आगे जाके मैं आपको एक 3D के बारे में भी बताऊंगा। तो एनर्जी लेवल, शेल, ऑर्बिट, ये सारे के सारे इनको कहा जाता है। दूसरी बात उसने क्या कही
नील्स बोहर ने इन एनर्जी लेवल का नंबरिंग कर दी इनकी। तो उसने कहा कि ये वाला एनर्जी लेवल 1, ये 2, ये 3, इसके बाद आएगा 4, फिर 5, फिर 6, इस प्रकार से चलेंगे ये। तो उसने एनर्जी लेवल जो थी, या मैं ऑर्बिट कह दूं, तो ऑर्बिट को क्या करा, नंबर दिया 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से। साथ ही साथ उसने क्या किया, इन एनर्जी लेवल को नाम भी दिया। यानी कि जो ये वाला फर्स्ट वाला है ना, इसको अपन के कहते हैं, के शेल या के ऑर्बिट है के। सेकंड वाले को एल, थर्ड वाले को एम, फिर एन, फिर ओ, इस प्रकार से उसने के एल एम एन इनको सिंबल भी दे दिए और इनको नंबरिंग भी दे दी। अब आप इनको के भी बोल सकते हो, जैसे फर्स्ट वाला है उसको फर्स्ट भी कह सकते हो, के भी कह सकते हो। तो ये इसके अंदर जो है वो इस प्रकार से इनके नंबरिंग भी कर दी और सिंबल भी इनको दे दिए। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट उसने ये कहा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटता है ना, तो एक्चुअल में क्या है, जब ये घूम रहा है तो इस पर दो प्रकार के फोर्स वर्क करते हैं। एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो दो तरह के फोर्स काम करते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है mv²/r होता है, और ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के ना इक्वल होते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जब मूव करेगा तो एक फोर्स तो इसको बाहर की ओर, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की ओर फेंकेगा इलेक्ट्रॉन को, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसको अंदर की ओर खींचेगा, और दोनों क्या इक्वल होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर आता है और ना अंदर गिरता है, बिल्कुल एक पाथ पे गोल गोल घूमता रहता है। आप जब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दोगे तो ये आ जाएगा Z²/r। बात समझ में आई? तो तीसरा पॉइंट आपको ये याद रख लेना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिरता नहीं है, इसलिए नहीं गिरता क्योंकि दो तरह के फोर्स काम करते हैं उसके ऊपर। चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है ना, तो हर एक इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, केवल वो इलेक्ट्रॉन ही इस न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करेंगे, तो घूमेंगे, जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो mvr इज इक्वल टू nh/2 का के इक्वल होता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है nh/2 के इक्वल होता है, वही घूमेगा, बाकी कोई नहीं घूमेगा उसके अंदर। ठीक है, इस कंसेप्ट को आगे जाके फिर एक और साइंटिस्ट था, उसने एक्सप्लेन किया था, उसकी मैं बात करूंगा कि उसने कैसे बताया कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन फिलहाल अपने को ये पॉइंट याद रखना है कि केवल वो इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम nh/2 के इक्वल होता है। क्लियर है? लास्ट पॉइंट इसने ये कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो वो जो घूमते हुए ना तो एनर्जी जो है उसको एमिट करता है और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जब वो घूमता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आए, ठीक है, मैंने ये कहा कि जब वो घूम रहा है तो एनर्जी को ना तो एमिट करेगा ना ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आए या फिर लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाए तो वो एनर्जी को एमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। जब वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है, हाई से लो में आता है, तो एनर्जी को एमिट करता है, और जब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आ गई होगी सबको? हाई से लो में आएगा तो एमिट करेगा, लो से हाई में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? और जब वो एनर्जी जो होगी, मान लेते हैं कि यहां पर एनर्जी लेवल, एनर्जी कुछ और है और यहां एनर्जी कुछ और है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के अंदर जो
डिफरेंस होगा भाई वो डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 होगा। क्लियर कोई बात? दोनों एनर्जी, जैसे इसको E2 मान ले यहाँ पर, अगर ये E2 है पोजीशन और ये E1 है तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल E होगा। हम जानते हैं कि डेल E बराबर फिर क्या होता है, h न्यू होता है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर जो न्यू की वैल्यू अगर निकालूं न्यू, तो ये हो जाएगा डेल E अपॉन h, या फिर होगा E2 माइनस E1 अपॉन h। तो इस प्रकार से इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए हैं, ये आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के चारों ओर, और उन जो सर्कुलर पाथ है उनका नाम क्या था, ऑर्बिट था, एनर्जी लेवल था या शेल था। दूसरी बात उनके नाम रख दिए 1 2 3 4 और k एलिमेंट, ठीक। तीसरी बात हमने ये पढ़ी दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है ना तो अंदर गिरता है ना बाहर की ओर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर दो फोर्स काम करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से वो बैलेंस रहता है। चौथी बात हमने ये पढ़ी कि केवल वो इलेक्ट्रॉन ही चारों तरफ रोटेट करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr जो होगा nh/2 के इक्वल होगा। और लास्ट बात हमने ये पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी को एमिट करता है, और लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जब जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर कुछ और चीजों के बारे में